यूकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलिज है सारी, और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके एग्जाम में जो जितना भी हमने टॉपिक अभी तक किया है उसके बारे में जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल, देन आंसर आपको पता है, रॉबर्ट हुक इन 1665। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी हमने कुछ सेल ऑर्गेनेलिज पे पढ़ना है, तो जैसे पूछा जाए नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। अगर आपके पास ऑप्शंस में नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो अगर ऑप्शन में सेल वॉल है देन सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। अगर सेल वॉल नहीं है तो देन आपके पास सेल मेम्ब्रेन आएगी। प्लाज्मा इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और कुछ और क्वेश्चन बनते हैं कि आपको मैंने कल बताया था कि नेम द प्रोसेस इन विच इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय सेल डन थ्रू, कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो मटेरियल अंदर आता है कौन से प्रोसेस से होता है, तो वो प्रोसेस है आपका एंडोसाइटोसिस, सेल के एंडो मींस अंदर और साइटोसिस मींस सेल। फिर एक क्वेश्चन अभी हम, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द, कि ऑर्गेनेलिज के लिए कौन सा जो है वो, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी कौन से करेक्ट नहीं है। कि ऑर्गेनेलिज जो है, फर्स्ट दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऑब्वियसली सारी सेल ऑर्गेनेलिज आपकी यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। ऑर्गेनेलिज आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि आपकी जो ऑर्गेनेलिज हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलिज नहीं, ऐसा नहीं है मल्टी। और तीसरा ऑप्शन है दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, हाँ सेल ऑर्गेनेलिज आपस में कोऑर्डिनेट करती है तभी सेल जो रिप्रोड्यूस होता है, ये करेक्ट में स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्टली इंटरनल, स्मॉल एक सेल के अंदर है तो ऑब्वियसली वो स्मॉल साइज्ड होती हैं आपकी, और वो सेल के इंटरनल है, अंदर है। तो एक ही ऑप्शन है आपका, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि आपकी सो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सारी ही आपकी जो, जैसे ये सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, वो कहता है कि सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपकी जो है यूकैरियोटिक और सेल में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। जो यूनिसेलुलर होगा उसके अंदर भी एक सेल से बना होगा, उसके अंदर भी आपकी जो है ये सेल ऑर्गेनेलिज मिलती हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आगे आपकी इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन क्लास में मैं फिर डिस्कस करूंगी। तो कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं। सेल है स्मॉल से स्मॉल भी है, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट सेल हमने पढ़ा था माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपके। शेप उनकी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि कहा था कि शेप होती है आपकी बेसिलस है यानी रॉड शेप है, आपकी कोकाई है यानी गोल, ये कोकाई शेप है। विब्रियो है कोलरा शेप में, मतलब कोमा शेप में है। स्पाइरल में स्पाइरल शेप है। कुछ माइक्रोनिज्म के हम जब एग्जांपल पढ़ेंगे उसमें बता दिया जाएगा कि कौन से बेसिलस हैं, कौन से कोकाई हैं, कौन से आपके कोमा शेप हैं, कौन से आपके स्पाइरल शेप हैं। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियोइड है यानी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम है, राइबोसोम किसकी सिंथेसिस करते हैं, क्या चीज बनाते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन। हाँ प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। और ये जो कैप्सूल है ये क्या करता है, कैप्सूल क्या है, ये जो कैप्सूल है ना, ये हर बैक्टीरिया में नहीं है, लेकिन कैप्सूल जो पैथोजेनिक होते हैं ना इन डिजीज को, उसके बाहर ये कैप्सूल होता है जिसमें आपका वायरल जो है, वायरल नहीं सॉरी, पैथोजेनिक मटेरियल जो है वो कैप्सूल में बाहर होता है। ठीक है, प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड क्या है, बैक्टर है, ये काम करता है। और यही बहुत सारी जो आपके बैक्टीरिया है, जब किसी को आप उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो उसमें जो है ये आपका प्लाज्मिड अपना रोल पे करता है ना। पिलाई है जो मैं कहा था कि बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। फिम्ब्रियाई जो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन फिम्ब्रियाई क्या करते हैं आपके जो है होस्ट सरफेस के ऊपर है ना, या वाटर में है बैक्टीरिया तो वहां पे भी वो रॉक वगैरह चट्टानों के ऊपर आपका अटैचमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजलम है, मूवमेंट में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। सेल वॉल जो आपकी है, जो सेल वॉल है वो आपकी परमिएबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी जो है सिलेक्ट करती है, सेमी परमिएबल है, ऐसे हर किसी को चीज को अंदर नहीं आने देती है ये आपकी। और फिर नीचे हमने पढ़ा था कि आपकी जो सेल वॉल है,
सेल वॉल के ऊपर जो आपका कैप्सूल है उसको कहा कि ग्लाइकोलेक्स लेयर है, फिर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सबसे ऊपर जो है वो कैप्सूल जो है आपका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर उसको कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर क्या थी? आउटर लेयर है, और ये डिपेंड करती है किसकी मतलब कि हर बैक्टीरिया में उसकी थिकनेस क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। स्लाइम लेयर होगी, लूज शीट है, कैप्सूल होगा तो थिक एंड टफ होगा। जिसके ऊपर कैप्सूल की लेयर होगी, जो हमने कैप्सूल अभी पढ़ा, तो वो थिक एंड टफ होगा। उसके नीचे की लेयर आती है आपकी सेल वॉल। तो सेल वॉल मिडल लेयर है, कैप्सूल के नीचे की, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे की। और ये प्रोकैरियोट्स में सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स में आपको सेल वॉल दिखेगी। यूकैरियोट्स में भी दिखती है सेल वॉल, डिपेंड है कौन सा सेल है, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। ये शेप देती है और स्ट्रक्चर जो है सपोर्ट देती है, और सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, यानी सेल बर्स्टिंग नहीं होती इसकी वजह से। और सबसे अंदर की लेयर है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल है इन नेचर, और ये आउटसाइड से इंटरेक्ट करिए, बाहर की चीजों से इंटरेक्शन करती है। फिर है ये सक्ली सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहता है वो यूकैरियोट्स की तरह सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। फिर मैंने आपको कल बताया था कि सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, सेल एनवेल्प यानी बाहर की जो कवरिंग है कहता है सेल की, वो कैसे पता चलती है कि वो ग्राम बैक्टीरिया आपके टू टाइप है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो डिपेंड करता है वो कौन सी एक साइंटिस्ट है क्रिस्टिन ग्राम, उन्होंने एक स्टेनिंग जो है डाई, किसी चीज को डाई करना, जैसे हम कपड़ों को डाई करते हैं वैसे उन्होंने बैक्टीरिया को डाई किया था। तो क्या कि उन्होंने दो टाइप की डाई यूज की थी। फर्स्ट डाई, जो जिसने फर्स्ट डाई ले ली, यानी अपने फर्स्ट डाई को कलर में कलर कर दिया बैक्टीरिया ने, वो आपके ग्राम पॉजिटिव थे। और जिन्होंने आपकी सेकंड डाई ली, फर्स्ट डाई को उन्होंने नहीं लिया, वो आपके जो है उन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। देखिए फर्स्ट डाई हम ना मिथिलिन ब्लू यूज करते हैं, इसलिए ब्लू कलर देखो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का। और जो सेकंड डाई है वो कार्बोल फिस्टिन नाम की पिंक कलर की डाई होती है, तब कुछ बैक्टीरिया जो पिंक कलर ले रहे हैं। फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी आगे सेल ऑर्गेनेलिज्म में, ये प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे अभी बिल्कुल भी। मीजोजोम्स है, फोल्डिंग है, मीजोजोम मतलब फोल्डिंग है ये, और ये क्या कर रही है, सेल का सरफेस बढ़ा रही है। ये देखिए यहाँ पे इसने इतनी सी जगह पे सेल का इतना सरफेस बढ़ा दिया है ना। तो यहाँ पे ये है, ये सेल की रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन है ना, इनमें हेल्प करती है। और सेल के अंदर जितनी भी वो एक्टिविटी हो रही है उनमें जो है हेल्प आउट करती है। देखिए यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में, क्रोमोसोम टू डॉटर न्यूक्लियस, ये क्रोमोसोम को रेस्पिरेशन सिक्रेशन, और किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए आपका सेल का सरफेस बढ़ा देती है। देखिए फिर हमने क्रोमेटोफोर कहा था, क्रोमेटोफोर क्या है, पिगमेंट हैं ये आपके, और ये उन्हीं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे जैसे जो पिगमेंटेड होंगे, यानी कलरफुल होंगे। साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जांपल दिया था। न्यूक्लियाइड के बारे में पढ़ा था, जीनोमिक डीएनए सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्रोमोसोम है, और आपका नेक डीएनए है, यानी ऊपर जो है कोई भी कवरिंग नहीं है। मैनी बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए। ये देखिए ये जो बीच का डीएनए है ना, ये आपका लीनियर है, सिंगुलर फॉर्म है, ऐसे 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 दिख रहा हो। जो आपका प्लाज्मिड डीएनए तो वो हमेशा सर्कुलर होता है। इसी को एंजाइमेटिक एक्टिविटी के मैं कल भी बताया था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से इसको तोड़ते हैं, खोलते हैं। अपनी मर्जी का जीन जो है जिसको उन्होंने, ये प्लाज्मिड की खासियत ये होती है कि सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका कोई हिस्सा जो है वो निकाल देंगे, इतना इतना हिस्सा मान लो निकाल दिया, इस हिस्से में वो ऐसा जीन जो है इंसर्ट कर देंगे जो उनको रेप्लिकेट बनाएंगे। यानी छोटा सा फ्रेगमेंट है, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा बनाना है तो इसके बीच में डाल देंगे, ये रेप्लिकेशन करेगा और यही बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, और इससे वो छोटा सा जीन जो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, मतलब बहुत सारे नंबर्स में पैदा हो जाएगा। तो प्लाज्मिड का वो काम है, ये एज ए वेक्टर है डिजीज के लिए भी, और बहुत सारी दवाइयों में आपकी बेनिफिट भी है और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। और रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स जो है ये प्लाज्मिड ही करता है। फिर हमने फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था। फ्लैजिला क्या है, फिलामेंटस एक्सटेंशन है जो आपकी सेल से निकलती है यहाँ से। इसको हमने बेसल बॉडी बोला था, ये हुक था, और ये ऊपर का फिलामेंट था। इसकी जो पार्ट्स हैं ये, और ये देखिए ये बेसल पार्ट है प्रोटीन एक्सपोर्ट के लिए, और हुक है, फिलामेंट है। बाय डायरेक्शनल रोटेटरी, बाय डायरेक्शन में दोनों तरफ जो है इसकी मूवमेंट हो रही है।
अब आगे हमने राइबोसोम पढ़े थे। राइबोसोम के बारे में क्या बताया था हमने, इसमें कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70S। और 70S के पार्ट क्या क्या हैं? 50S and 30S। 50S एंड 30S। जो आपका राइबोसोम्स है वो आपका यूनिट्स में प्रेजेंट होता है 50S एंड 30S राइबोसोम्स। 50 एंड 30S राइबोसोम्स हैं, लार्जर यूनिट सब यूनिट। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट, जैसे ट्रांसलेट मतलब क्या होता है, जब हमारे सामने कोई चीज कह रही है तो हमें किसी और को समझानी है, तो हम क्या करते हैं उस चीज में, तो कोई लैंग्वेज है तो हम क्या कहते हैं दूसरे पर्सन को ट्रांसलेट करते हैं उसका मीनिंग। तो यहाँ ट्रांसलेट का मीनिंग वही है कि आपके पास जो है अब एक mRNA है, उसके ऊपर राइबोसोम लगते हैं, उन मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो सारे ही राइबोसोम जुड़ते जाते हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड मींस अमाइनो एसिड, पॉली बहुत सारे अमाइनो एसिड की एक लड़ी सी चेन बना देते हैं, और वो अमाइनो एसिड जो है फिर आगे जुड़ जुड़ के बहुत सारे अमाइनो एसिड, 2-3 यूनिट्स जो होते हैं अमाइनो एसिड्स, वो मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में ये क्या काम है, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आगे प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। Several ribosomes may attach to a single mRNA to form a chain called polyribosomes or polysome. Ribosome और polysome translate the mRNA into proteins. Including body पड़ी थी, these are non membranous है, membrane नहीं है, इनके ऊपर stored reserve food material है। ये आपके for example phosphate granules, cyanophysin granules, glycogen granules, gas vacuoles, ये सारी जो है inclusion body है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन, अलगा, पर्पल, ये सारे इंक्लूजन, बीच में आपकी इंक्लूजन बॉडी बताई गई है ये वाली, और पर्पल ये न्यूक्लियोइड है। अब हमने आगे पढ़ना था यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोट जो हमने कल थोड़ा बहुत देख भी लिया था। यूकैरियोटिक यानी यहाँ पे जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सारी सेल ऑर्गेनेल जितनी भी है वो सारी प्रेजेंट होगी। और यूकैरियोटिक सेल जो 2 टाइप्स के होंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल का डिफरेंस ये होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होगी और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा, और आपके एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं होगा, प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। और इसमें आपके वैक्यूल्स, प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और आपके एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंस नहीं होंगे। तो ये कुछ कुछ मेन डिफरेंसेस हैं इनके। Presence of membrane gives clear comparison with cytoplasm. They have complex locomotor. अब उसमें प्रोकैरियोट में लोकोमोशन बताया था, फ्लैजिला था, और इसमें लोकोमोशन के लिए आपके पास जो है वो कम्प्लेक्स सिस्टम है लोकोमोशन के लिए। Their genetic material is organized into क्रोमोसोम में है उनका सारा जेनेटिक मटेरियल। ये इसकी सेल वॉल में क्या आपके इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल बनाया गया है बीच में, ये वैक्यूल है आपका, और बीच में यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट बनाया है। इसकी वजह से पता चल रहा है कि ये आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सॉरी प्लांट सेल है ये आपका। और सेल वॉल भी है, देखिए सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ये भी आपका जो है प्लांट सेल की वजह से है। मिडिल में बाकी सब चीजें जो आपकी सेम है। एक चीज और होगी यहाँ पे जो इसमें जो है नहीं होगी, वो आपका एनिमल सेल में जब पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये है आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये एक चीज है जो आपकी प्लांट सेल में नहीं होती, सेंट्रियोल, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, ओनली एंड ओनली आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन है, और ऑक्सोम, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सब उसमें भी प्रेजेंट है प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवेल्प है, अब इसको बाहर कवरिंग लगी हुई है, और इसके साथ ही आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जुड़ा हुआ होता है न्यूक्लियर की बाहरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसमें राइबोसोम लगी है। ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए हुए सेंट्रियोल है, माइक्रोविलाई है, गोल्गी एपरेटस है, ये इसके
कंपोनेंट है आपके एनिमल सेल की। फिर आपको कल बताया था कि जो एनिमल सेल है, हाँ, उसमें यूकेरियोटिक सेल है, उसमें क्या है आपके जो 2 टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं आपके। ये देखिए यहाँ पे लेयर कैसी बनी हुई है, ये आपकी शुगर है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और ये लिपिड लेयर है, बाई लेयर है, और एक लेयर ये बनी हुई है, एक लेयर नीचे की तरफ है। और ये जो लाइट ब्लू में हेड है, जो ऐसे है ना, सिर बना हुआ और उसके साथ ऐसे टेल लगी हुई है, तो जो हेड रीजन है वो आपका बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी है। देखिए अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ भी है, यानी ये जो है फ्लूइड मटेरियल के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फ्लूइड मटेरियल यानी ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिक्विड, और फिलिक मतलब फील करना। हाइड्रोफिलिक मतलब, फिलिक का मतलब फील करना नहीं है, मतलब मैंने अपनी तरफ से बता रही हूँ कि हाइड्रोफिलिक का मतलब कि जो वाटर के लिए उसमें मिक्स हो जाएंगे, फील करेंगे मतलब उसको अपने लिए, तो वो हाइड्रोफिलिक एंड है। हाइड्रोफोबिक मतलब उनको हाइड्रो पानी से फोबिया है, मतलब तो वो अंदर की तरफ टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक है ना, ये हाइड्रोफोबिक इसलिए वो अंदर की तरफ है। लिपिड लेयर है ये, फैटी लेयर बोलते हैं, फैटी एसिड्स है ये आपके लिपिड लेयर। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया। ये प्रोटीन्स, प्रोटीन्स यहाँ पे 2 टाइप हैं। इंटेग्रल प्रोटीन है जो कि आपके बीच में घुसे हुए हैं, देखो लेयर के बीच में, यहाँ पे ये इंटेग्रल प्रोटीन है। और कुछ प्रोटीन जो है आपके पेरिफेरल है, पेरिफेरल मतलब नीचे की साइड है, ऐसे साइड मतलब लिपिड लेयर की बाउंड्री पे लगे हुए हैं। तो ये आपके 2 टाइप प्रोटीन्स हैं। लिपिड्स मेनली फोस्फोग्लिसराइड्स हैव एन आउटर पोलर हेड, जो है बाहर का हेड जो इनका वो पोलर हेड है, यानी पोलर मींस वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। एंड इनर इज, ये वाली इनर जो जगह है वो हाइड्रोफोबिक टेल है। सो द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड, और ये बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड है, अंदर की तरफ है तो प्रोटेक्टेड है, बाहर के एनवायरनमेंट से सिर्फ इनके हेड रीजन इंटरेक्ट करता है। क्या है प्रोटीन जो है आपके, जो इंटेग्रल प्रोटीन है और पेरिफेरल प्रोटीन है। इंटेग्रल प्रोटीन मतलब कि जो आपके अंदर बीच में लगे, दीज आर इंटेग्रल प्रोटीन, ये इंटेग्रल प्रोटीन है। पेरिफेरल में जो पेरीफेरी पे हैं, यानी एजिस पे हैं आपके, ये आपके प्रोटीन्स हैं। फ्लूइड मेज़ैक मॉडल ये आपका दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, फ्लूइड मेज़ैक मॉडल, इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, कि इसमें जो है आपके अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवर बाइलियर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी यानी उसकी लिपिड लेयर। फ्लूइडिटी क्या है, उसके लिपिड लेयर के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए आपके पास कोई, आपने घी लिया है, जब अपने उंगलियों पे मसलोगे ना तो आपकी उंगलियां क्या है उस पे फिसलेंगी, फिसलेंगी यानी फ्लूइडिटी उसकी जो है वो इंक्रीज हो रही, जितना ज्यादा लोगे उतने ज्यादा। इसीलिए जितना भी ये लिपिड लेयर का कंटेंट इसके ऊपर ज्यादा होगा, उतनी ही इसकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, जितना ये लिपिड लेयर का कंटेंट जो है उसमें बढ़ जाएगा। और जो है आपको पता हो ये घी वगैरह क्या होते हैं आपके, ऑयल जो चीजें सारे फैटी एसिड्स हैं। हाँ जी, है ना, ये सारे आपके फैटी एसिड्स हैं घी, लेकिन कौन से हैं, अनसैचुरेटेड, है ना। अनसैचुरेटेड मीन डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में अनसैचुरेटेड। जो जितने ज्यादा ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी इसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी इसकी। ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी ये इंटेग्रल प्रोटीन लगे हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इंटेग्रल प्रोटीन है ना। और ये ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स, ये लिपिड्स लेयर है, और यहाँ पे शुगर, ये ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अटैच है इसकी सीट प्रोटीन के ऊपर। देखिए ये प्रोटीन है, किसी किसी के ऊपर अटैच है, जिस प्रोटीन के ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन लगी हुई है, वहां पे उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला गया है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन भी है और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया वो अपन, ग्लाइको से ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से आपका प्रोटीन हो गया। यानी ये देखिए किसी के हेड के ऊपर लगा हुआ है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, अकेले तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही है। और ये ग्लाइकोलिपिड, इसलिए देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड बोला गया है ना, 2 टर्म्स हैं आपके पास यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड मतलब जो लिपिड लेयर के ऊपर शुगर लगी होगी वो ग्लाइकोलिपिड होगी, जो प्रोटीन के ऊपर शुगर लगी वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। बाकी अगर हर किसी के हेड के ऊपर ऐसा कुछ लगा नहीं है तो ये। अब है फंक्शंस क्या हैं सेल मेम्ब्रेन्स के, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल
टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड हो, कि दोनों साइड पे जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उसके लिए वो सिलेक्टिवली परमेबल यानी सिलेक्ट करती है, ऐसे हर किसी को जाने नहीं। ड्यू टू द फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। यानी आपकी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन में एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस, सिक्रीशन, इंटरसेलुलर जंक्शन, ये जंक्शन होते हैं, ये जंक्शन बने हुए हैं, देखिए जंक्शन है ना, इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर में एक सेल होगा, दूसरा सेलुलर होगा, जैसे एक सेल के साथ दूसरा सेल जुड़ा होता है ना, सारे सेल, आपने बोला कि सारे सेल जो ऐसे डब्बे की तरह जुड़े हुए हैं, यही बोला है ना उसने कि ऐसे जुड़े हुए। तो ये इनके जो बीच की लेयर है ये शेयरिंग पर है, ये वाली बीच की लेयर इनकी शेयरिंग पर है, तो इनके बीच ही ये वाले जंक्शन बने होंगे, रास्ते बने होंगे, जंक्शन वही होता है ना, वहां से वो इंटरसेलुलर करेंगे, यानी एक सेल से दूसरे सेल की इंटरेक्शन होगी, इस सेल की इसके साथ इंटरेक्शन होगी, तो इंटरसेलुलर जंक्शन होगी। सिक्रेशन हो रहा है आपस में इनका, जो भी इनके एंजाइम वगैरह और कुछ भी सिक्रेट कर रहे हैं, एंडोसाइटोसिस हो रही है, सेल की जो है साइटोसिस यानी सेल की जो डेथ वगैरह, जो एंडोसाइटोसिस या अंदर सेल के अंदर कोई भी चीज अंदर जा रही है, सेल डिवीजन में है, सेल डिवाइड हो रहा है, तब भी उसका मेम्ब्रेन का फंक्शन है, क्योंकि एक सेल डिवाइड हो रहा है तो मेम्ब्रेन बन रही है, बीच में क्लीवेज होगी तभी सेल जो है डिवाइड होगा, या फिर आपका मियोसिस या माइटोसिस के थ्रू आपका सेल डिवाइड होगा, या फिर अब है ट्रांसपोर्ट किस टाइप का है, तो कल यहाँ पे तक पहुंचे थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या, डिफ्यूज यानी डिफ्यूजन का मतलब गैसेस वगैरह का कुछ लेन देन, डिफ्यूजन डिफ्यूज होती है गैसेस वगैरह, तो CO2 और ऑक्सीजन जो है, यानी CO2 हमारे सेल से CO2 निकलती है बाहर और ऑक्सीजन अंदर होती है ना, तो वो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो आपका, वो जो है वहां पे ATP का कोई खर्च नहीं है, ATP का यूज नहीं हो रहा है, आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, कोई अब आ रहे हैं जा रहे हैं, देखिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये चीजें जो है आपकी एंटर हो रही हैं, देखिए यहाँ पे आ रही है, कोई एनर्जी की कोई चीज नहीं हो रही है यहाँ पे, और इसको इन्होंने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के, सिंपल डिफ्यूजन में सीधा बायलिपिड लेयर से डिफ्यूजन हो जा रहा है, फैसिलिटेड मीन कोई फैसिलिटी दी गई है, कोई प्रोटीन के थ्रू, जो इंटेग्रल प्रोटीन है उनके थ्रू ऊपर से आएंगे नीचे सीधे, या ऊपर से वो अलाउ कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करके अंदर अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, इंटेग्रल प्रोटीन के थ्रू आ रहा है कोई चीज, बट उसको अंदर लाने में ATP का एक्सपेंडिचर हो रहा है, ATP यूज हो रही है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका ATP का यूज होगा। टाइप्स ऑफ हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जहां पे जिस चीज की हाई कंसंट्रेशन होगी वो लो कंसंट्रेशन, यानी बाहर से मान लो आपने ऑक्सीजन ली है, ऑक्सीजन लेके आया आपका सेल जो आपने रेस्पिरेशन के थ्रू किया है, तो आपके सेल के अंदर किसकी ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, अब ये ऑक्सीजन जो है इधर बाहर ज्यादा है, क्योंकि मेरे सेल ने इनहेल किया तो अंदर ऑक्सीजन गई, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में है बाहर, और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन में। अब सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा कंसंट्रेशन से यहाँ पे ज्यादा, सेल के बाहर वो ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अंदर बाहर से अंदर आएगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बाहर अंदर ज्यादा हो गई है और उसको बाहर निकलना है, तो यहाँ हाई है और इधर लो है, तो यहाँ से वो इधर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हाई टू लो मूव कर रही है और आपकी ऑक्सीजन हाई से लो की तरफ मूव कर रही है, ये है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो की तरफ जाना। और है डिफ्यूजन बताया अभी, सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, न्यूट्रल सोल्यूट जो है आपके वो, और ऑस्मोसिस, टू टाइप ऑफ डिफ्यूजन है आपका ये, जिसमें जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, सिंपल और फैसिलिटेटेड, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर, आपका वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जो है वो वाटर की मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस थ्रू, वो भी आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है आपकी मूवमेंट हो रही है। पोलर मॉलिक्यूल्स
लिखा है पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर सो दे रिक्वायर मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन। कहता है पोलर मॉलिक्यूल जो है, पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर वाले लिक्विड है ना, वाटर जो है वो बाइलिपिड नॉन पोलर लिपिड लेयर से मूव नहीं हो पाते हैं। आपको बोला है ना, ये इसका जो रीजन है ऊपर का, ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है इनका, वाटर से है। जो बीच की लेयर है आपकी, वो बाइलिपिड जो है, उसकी टेल वाली जो लेयर है वो आपकी जो है वो जो है नॉन पोलर है। अब इसमें से अगर आपका जो है पोलर मॉलिक्यूल यानी वाटर वाला कोई मॉलिक्यूल इसमें से अंदर आना भी है, तो वो कहता है वो इसकी जो टेल है उसकी वजह से अंदर आ नहीं पा रहा है। कैसे आएगा वो अंदर, वो उसकी जो है नॉन पोलर रीजन है और उसके अंदर जो है उसको आने ही नहीं देगा। तो कह रहा है उसके लिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके लिए एक अलग जगह बनाई गई है, ये कैरियर प्रोटीन बनाएंगे। अब वो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो सारे इसके थ्रू अंदर आएंगे, क्योंकि वो टेल की वजह से जो कि आपकी नॉन पोलर है, इसकी वजह से वो पोलर चीज जो है वो अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपके ये प्रोटीन बने हैं, कैरियर प्रोटीन, जो उसको अंदर तक ले जाएंगे, जिसको हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी आपके क्वेश्चन बनता है कि पोलर मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द पोलर मॉलिक्यूल एंटर द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको वो कौन डिफ्यूजन बताए, विच ऑफ द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो वो होगा आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पोलर मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं हो पाएंगे आपके उस लेयर में, उसके लिए उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन करेंगे। अंडरस्टूड। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये आंसर होगा पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइलिपिड लेयर से नहीं एंटर होते, उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन कैरियर प्रोटीन के थ्रू आएगा। फिर है सेल ऑर्गेनेल। कहता है अब आते हैं हम, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, अब आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एटीपी का। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यहाँ भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रोथ। अब कहता है ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, कहता है वो लोअर टू हाई में जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो था पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर टू लो में जा रहा है, हाई टू लो में, और यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम करेगा, यानी अब लो टू हाई में जाएगा। अब लो से हाई में जाने, देखो हाई से लो में, हाई से लो में आने के लिए, हाई से लो में आने के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब लो से उसमें हाई में जाना है। जैसे आपने किसी जगह से जंप करना है, हाइट ज्यादा है तो आप कोई ज्यादा मेहनत नहीं, छोटा सा जंप है तो आपने जंप कर दिया, बहुत हाइट की जंप की बात नहीं कर रही, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने नॉर्मली जंप कर दिया। लेकिन अब उसी जगह से आपने ऊपर चढ़ना है तो आपको मेहनत लगेगी ना, लो से हाई जाने में एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। बस ऐसे ही सिंपल इस फिनोमेना में समझो कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, एनर्जी खत्म तभी होगी जब हम काम कोई उल्टे तरीके से करेंगे, यानी अब लो से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी आपकी एनर्जी का एनर्जी वहां पे सेल की एनर्जी खत्म हो रही है, यूज हो रही है, तो वहां पे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। समझ आई ये बात। ये भी आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पूछा जा सकता है कि एक्टिव में कौन सा क्या अगेंस्ट होता है कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। यस मैम। ओके। अब है कि इसमें फॉर एग्जांपल कहता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये इसमें सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जांपल दिया है सेल अक्रॉस मेम्ब्रेन में, जो आपके सोडियम और पोटेशियम के मॉलिक्यूल जब आपकी सेल के अंदर जाते हैं तब उसमें जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज हो रहा है। अब है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है? इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा। कहता है जो फंगस और प्लांट है ना उसमें ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ये रिजिड मत टफ, आपके प्लांट की बाहर की कवरिंग बिल्कुल टफ होती है, हार्ड होती है फंजाई और प्लांट्स में। सेल वॉल ऑफ एल्गा इज मेड अप ऑफ सेलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने पढ़ा था अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था। देखो गैलेक्टन्स जो हमने जिसको बोला था हमारा एल्गी वगैरह, वो अगार वगैरह बनता है, ग्लूटन वगैरह बनता है ना, गोंद नहीं होती, गोंद सुनते हो आप, वो तो गोंद तो वैसे पेड़ों से भी मिलती है बट उसमें गैलेक्टन जो वो भी गोंद जैसा ही है, एल्गा भी अगार जो वो भी गोंद जैसा ही होता है, उनकी जो है वो थोड़ी सॉफ्ट जैसी होती है ना। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि क्योंकि बाहर की कवरिंग वो एल्गा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है।
सेलुलोज से भी बनी है और मैनोज या मैनस से भी बनी है। इन अदर प्लांट्स, प्लांट्स में आपकी सेलुलोज से बनती है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स। ये आपकी प्लांट्स की सेलुलोज, आपको पता है प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है। एल्गा की जो सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनोस। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जो आपकी जब यंग प्लांट है, छोटा प्लांट है, तो कहता है उसकी सेल वॉल जब बाहर की, वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ के लिए है, यानी डिवीजन होता है, बड़ी स्मूथ सी होती है ना, वही तो आपकी इलोंगेट हो रही है, बार बार सेल में डिवीजन हो रही है, सेल ही आगे वो एक अडल्ट ट्री बन जाता है ना। इट ग्रेजुअली डिमेंसिस एज सेल मैच्योर। जैसे आपका सेल मैच्योर हो गया, आपका प्लांट मैच्योर हो गया, तो बाहर की जो सेल वॉल है वो प्राइमरी जो है वो डिमेंस होगी, मतलब खत्म हो जाएगी, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बन जाएगी फ्रॉम द इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने आपको बताया था, जब दो सेल का जंक्शन होता है उसके बीच में गैप्स होते हैं ना, उनको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। सेल वॉल है, ये आपकी पैक्टिन है, ग्लाइकन, सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिल, ये माइक्रोफाइब्रिल हम पढ़ेंगे अभी। मिडल लैमिला, लैमिला में जगह है आपकी प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बाहर की तरफ बनाया है उन्होंने प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मिडल लैमिला, ये आपके सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। अब सेल वॉल में क्या है? द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इट ग्लूज नेबरिंग सेल टुगेदर। जो मिडल लैमेला है उसका क्या काम है? कहता है ये मिडल लैमेला जो है ना, वो दो सेल को आपस में जोड़ने का, एज अ ग्लू काम करती है, गोंद की तरह काम करती है, और दो सेल को आपस में जोड़ के रखती है। ये मिडल लैमेला में जो ये है। The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। यानी प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? दो सेल के आपस के, प्लाज्मोडेस्मेटा की दो सेल के आपस के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटरकनेक्ट करता है नेबरिंग सेल में। इट गिव्स, और क्या काम है आपकी सेल वॉल का? सेल वॉल का काम है शेप दे रही है पर्टिकुलर एक सेल के लिए, सेल को किसी इंजरी से, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से बचाती है। हेल्प क्या करती है? सेल टू सेल, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसको क्या कर रही है? हेल्प कर रही है इंट्रैक्शन में। और ये बैरियर भी है, एक बैरियर, रोकथाम भी है कि कोई भी अनडिजायरेबल डिजायरेबल चीज जो है वो आपके सेल के अंदर एंटर ना कर पाए। ये है आपके सेल वॉल के फंक्शन। अब है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। की एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी बहुत सारी जो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में मिलजुल के काम करती हैं, यानी वो अकेले अकेले काम नहीं करती हैं। इसमें जो है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे भी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का है, रफ एंड स्मूथ। तो रफ के ऊपर मैंने कहा था राइबोसोम्स लगे हैं, वो राइबोसोम निकलते हैं वहां से, वो उसके निकल के वो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। कुछ जो है वेस्ट डिस्पोज होता है, लाइसोसोम वगैरह, वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। गोल्गी एपरेटस एपरेटस क्या करता है? गोल्गी कम्प्लेक्स जो है वो पैकेजिंग का काम करता है, जो आपकी जो अंदर प्रोटीन बन रहे हैं, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स हैं, इन सब का आपस में मिलजुल के काम करने का काम है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का एरिया है। इसके साथ ही बाहर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। और ये न्यूक्लियर इन्वल्व, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस के अंदर भी पोर है क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म भी रिएक्ट करता है ना, न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीजें हो रही है। राइबोसोम्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ये व्हाइट 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 कलर की है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा है, और इसके अंदर सारे व्हाइट 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 में ये राइबोसोम्स है। स्क्रीटरी वेसिकल है, ये आपका जो है यहाँ पे स्क्रीट करता है स्मूथ एंडोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपका गोल्गी एपरेटस है। अब इनका क्या काम है जो आपस में मिलजुल के कर रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are a network of very tiny tubule structures scattered in the cytoplasm. Endoplasm divide the intercellular space into two compartments, luminal inside endoplasmic reticulum और एक्स्ट्रा luminal जो आपका जो है साइटोप्लाज्म के अंदर है। देखिए जो अंदर है ये इसका राइबोसोम का हिस्सा है, जो बाहर की तरफ सेल के साथ, ये बाहर सेल, ये सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा है, तो इसका बाहर का हिस्सा है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहता है ये साइटोप्लाज्म है, और इनर जो है वो इसका इनसाइड जो है, ये आपका अंदर का हिस्सा है, जिसको हमने इन्होंने जो है इनसाइड ईआर बोला है। कहता है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
देखिए राइबोसोम स्मूथ के साथ कोई राइबोसोम्स नहीं लगे हुए हैं। हेलो। सॉरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अभी हम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे कि उसमें राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स जो है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। ये हमने पढ़ा था अभी। और स्मूथ का क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड की सिंथेसिस करना। ये सेल के अंदर की चीज है और ये लिपिड की सिंथेसिस कर रहे हैं। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड। ये जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें स्टेरॉयड और हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, जो स्टेरॉयड कुछ भी क्या वो जो हम यूज करते हैं, तो ये उसके जो है उसको हमारी बॉडी से आप देखो सेल के अंदर वो अपना जो है ठीक करने का काम तो कर रहा है जो भी हमने मेडिसिन ली है, लेकिन उनको हमारी बॉडी से रिलीज भी करते हैं बाहर जो है, मतलब एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालते हैं उनको दवाइयों के जो भी आपका हार्मफुल इफेक्ट है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये काम करता है। ये क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या है वो? लिपिड की मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट है। स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसाइज इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है आपका गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी बॉडी है आपका डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ ही आपका गोल्गी एपरेटस है और इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने। और जो है इसीलिए उसका नाम गोल्गी एपरेटस रखा गया है उन्हीं के नाम के ऊपर। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप सैक्स सिस्टर्ना। इनको इसके जो है ये फोल्ड ऐसे से फोल्ड बने और इनके फोल्ड को हम सिस्टर्ना बोलते हैं। जैसे अभी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड को हम क्रिस्टी बोलते हैं और इसको सिस्टर्ना बोलते हैं इसके फोल्ड्स को। ल्यूमन मतलब ल्यूमन जहाँ के मतलब ल्यूमन मीन्स खाली जगह, ये इसके बीच की ल्यूमन है। ये फोल्ड है, ये बीच ये फोल्ड है ऐसे, तो इसके बीच की जगह को उन्होंने ल्यूमन बोला है। सिस फेज है और एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज जो होगा वो आपका सिस फेज का ट्रांस फेज। सिस फेज जो एक दूसरे से ऑपोजिट, जो सिस फेज है जहां से वो है सिंथेसिस हो रही है, ट्रांस फेज है जहां पे आपके वो सिक्रेटरी, यानी यहाँ पे उसके पास सिस फेज में उसके पास जो है वो वेसिकल आते हैं और यहाँ से जो बन के वेसिकल निकल रहे हैं। यहाँ पे उसके फॉर्मेशन के लिए सिस फेज की तरह जो है वो उधर, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सिस फेज एंड ट्रांस फेज। तो ट्रांस फेज से वो सिक्रेटरी वेसिकल निकल रहे हैं और सिस फेज में वो वेसिकल आ रहे हैं, यहाँ से वो सिक्रेटरी वेसिकल रिलीज होते हैं। they consist of these are stacked parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल है। सिस्टर्ना आर concentrically arranged with convex system, convex form है, convex lenses आप पढ़ा होगा, convex है, देखिए इसमें शेप इसकी convex है और दूसरी शेप जो है आपकी ट्रांसफेज जो है वो कहता है कनकेव है। ये देखिए आपकी जो है ये आपका कन्वेक्स शेप में है और ये आपका कनकेव फेस में है, ये आपका ट्रांसफेज की बनी हुई है। यानी मैच्योरिंग फेज है, इसको मैच्योरिंग फेज, ये देखिए मैच्योरिंग फेज यहाँ पे आपके जो सिक्रेटरी वेसिकल है ना, यानी कोई बर्तन, वेसिकल में बर्तन से बने गोल गोल से जिसमें कोई चीज पैक होनी है,
इसीलिए वो बर्तन बना रहा है गोल गोल से। ये वो मैच्योर स्क्रीटरी वेसिकल जो है वो रिलीज क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे वेसिकल, यहाँ पे जो है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ पे, और यहाँ से वो पैक होके बाहर जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus क्या है फंक्शन का? Secrete material to the intracellular targets or outside the cell. Materials to be packaged as vesicle from the endoplasmic fuse with the cis phase and move towards the trans phase. This is why Golgi apparatus remain in close association with the R. अभी आपने इधर देखा होगा, ये मैंने स्लाइड सिलेक्ट ही नहीं की है, जो आपका गोल्गी apparatus है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बिल्कुल जो है यहाँ पे जो है वो जुड़ा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो लिपिड की सिंथेसिस कर रहा है, ये आपका वेसिकल बना रहा है। तो कह रहा है ये इसके साथ जो वेसिकल फ्रॉम द मटेरियल टू बी पैकेज एज वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेज के साथ फ्यूज करेगा and move toward the trans phase. अब यहाँ पे trans phase, this is why Golgi apparatus remain in close association with ER. Protein synthesized by ribosomes, जो आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इधर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, इधर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक यानी राइबोसोम लगे हैं। अब वो जो राइबोसोम्स है वो मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी, अब ये राइबोसोम इसके गोल्गी apparatus के सिस्टर्नी में वो जो है राइबोसोम मॉडिफाई होंगे और वो ट्रांसफॉर्म में यानी जो ट्रांस फेज है उसका ट्रांस फेज दूसरी तरफ का फेज है वहां से वो रिलीज हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, आपके इसका गोल्गी apparatus का काम क्या है? जो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बना रहा है। और ये ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हमने कहाँ पढ़े अभी? कहाँ पे सुना अभी हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का नाम? एनीवन? हमने हाँ फ्लूइड मोज़ेक, जो सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन में पढ़े अभी हमने इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, उसके से तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ग्लूकोज प्लस लिपिड, यही हुआ ना। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। तो ये क्या कर रहा है आपका गोल्गी apparatus इनकी सिंथेसिस करता है और वो आपको आपके इसमें मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड हो जाते हैं। देखिए मेम्ब्रेन को वो जो है फ्लूइडिटी दे रहा है गोल्गी apparatus, ये इसका काम है। और ये क्या लाइसोसोम, अब हम लाइसोसोम का पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को आपको पता है, इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, है ना। मेम्ब्रेन और सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ना, प्रोटीएजेस, सारे प्रोटीएजेस मतलब ईएजेस मतलब किसी चीज को तोड़ना, प्रोटीएजेस यानी जो है प्रोटीन को तोड़े, एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सारे एंजाइम जो है वो इसके प्रेजेंट है। यानी आपके सेल के अंदर अगर कोई चीज जो है वो आ जाती है अनवांटेड है तो लाइसोसोम जो है उसमें पैकिंग करेगा और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेगा। कोई सेल आपका जो डैमेज हो गया है और वो बॉडी से निकलना है तो लाइसोसोम उसकी अपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ कर देगा, है ना। तो वो लाइसोसोम का काम है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, formed by the process of packaging in the Golgi apparatus है। Lysosome vesicles contain almost all type of hydrolytic enzyme, hydrolysis, lipases यानी लिपिड की भी वो लिपिड को भी तोड़ता है, एजिस लगा हुआ है, प्रोटीएजिस प्रोटीन की जो उस वो जो है आपकी 7 जो है वो पीएच है उस पे जो है काम करते हैं। दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेसिस बोला है, प्रोटीएसिस बोला है, लिपिड जो है लिपिडेज और न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनके न्यूक्लिक की भी डाइजेशन करता है। वैक्यूल्स क्या है आपका? वैक्यूल, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। देखिए कितना बड़ा है सेंट्रल वैक्यूल, इसकी है यानी ये बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो सेल एक सेल का ले लेता है। इट कंटेन वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसके पास,
एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं उनको अपने में कंटेन करके रखता है। वैक्यूल इज ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वैक्यूल की जो कवरिंग है, बाहर की जो मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल इज बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। आपके सेल के अंदर दो ऑर्गेनेलीज ऐसी है जो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, है ना। बाकी जितनी भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं आपकी, वो आपकी जो है वो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। और इसको कहते हैं, आपका वैक्यूल जो है उसकी आउटर कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब है आपका वैक्यूल क्या है, देखिए प्लांट सेल के बीच है, ये बताया है वैक्यूल इतना बड़ा है, एक्सेसिव वाटर रिलीज हो रहा है इससे, वैक्यूल, वैक्यूल से। और यहाँ पे क्या है, वैक्यूल किस किस में प्रेजेंट है, ये आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये आपका पैरामीशियम बना हुआ है, उसमें भी आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट मतलब कि आपके वैक्यूल की बाहर की लेयर, मेम्ब्रेन। इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लो टू हाई, यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन की बात की गई, यानी लो टू हाई gradients into vacuole, low to high, hence their concentration is higher in vacuole than in the cytoplasm। इसकी concentration जो vacuole में वो higher है ions की, और वो low to high में move कर रहे हैं, यानी low to high मतलब सेल में लो है और आपके वैक्यूल में हाई है। मूवमेंट क्या हो रही है आयंस की, हाई टू लो टू हाई में, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से वो वैक्यूल में मूवमेंट करते हैं। इन अमीबा, ये अमीबा बना हुआ है आपका, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प फॉर एक्सक्रीशन, इसमें अमीबा में जो है वैक्यूल है उसका क्या काम है, तो वो फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने के लिए, यानी अंदर के लिए उसका काम है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर क्लियरली विजिबल ओनली व्हेन स्टेन्ड, यानी दिखते नहीं है और इनको स्टेन करते हैं यानी डाई करते हैं तभी ये आपको विजिबल होंगे। देखिए मैंने कहा था कि जो आपकी गोल्गी एपरेटस उसके उसमें सिस्टर नहीं होती, उसके बीच के गैप बोलते हैं, और यहाँ पे क्रिस्टा बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, यानी डबल लेयर्ड है, डबल मेम्ब्रेन है, और इंटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच स्पेस है, उसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोला गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सिंगल मेम्ब्रेन है और कौन सा ऐसा है जो मेम्ब्रेन, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती ही नहीं, आई थिंक राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और देयर नंबर शेप एंड साइज पर सेल वेरिएबल, ये डिपेंड करते हैं किसके अंदर कितना होगा। और ये सॉसेज, देखो सॉसेज की तरह है, सॉसेज शेप्ड है, सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर 0 to 0., इतनी इसकी लेंथ और डायमीटर बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन है, देखिए। और आपने सुना होगा कि सेल के पास दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके पास अपना जो है डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आपका सा है जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा है सेकंड वन जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेलीज है। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, ये दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सिर्फ ये दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर जिनके पास अपना, यानी न्यूक्लियस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है अपना अपना जेनेटिक मटेरियल अलग से होगा, अपना अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दो सेल ऑर्गेनेलीज ये ऐसी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है टेट में। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। It divides the lumen into two aqueous compartment, outer compartment and inner compartment. Inner membrane form the number of folding बनी हुई है, foldings हैं, इनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, towards the matrix they increase the, आप देखो जहां फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग का काम है वो सरफेस है, जो भी अंदर उसकी एक्टिविटी हो रही, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, यानी अगर एरिया इंक्रीज नहीं होगा तो इतना सा एरिया होगा, लेकिन अगर उसमें फोल्ड बने तो कितना सारा एरिया बन गया उसके लिए, है ना। कोई भी है अगर सिंपल ही है तो एरिया सिर्फ इतना सा ही हुआ, लेकिन अगर उसके बीच फोल्ड बन जाए तो वही एरिया कितना ज्यादा हो जाता है किसी भी एक्टिविटीज को करने के लिए। तो ये क्रिस्टी जो है ये काम करते हैं, क्रिस्टा।
The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. देखिए इसके अंदर जो अपना डीएनए है, राइबोसोम्स है, मैट्रिक्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी जंक्शन यानी जो क्रिस्टी मिल रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन से। मैट्रिक्स प्रोजेसिस, मैट्रिक्स मतलब कि जो अंदर का लिक्विड है, प्रोजेसिस जो सर्कुलर, उस लिक्विड के बीच सर्कुलर डीएनए है और फ्यू आरएनए है, मॉलिक्यूल्स हैं और राइबो, यानी आपको ये भी पूछा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी चीजें हैं, मतलब आपको ऑप्शन में दिया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या, तो ऑप्शन में बहुत कुछ लिखा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, थोड़ा सा आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे लिखा था कि, और राइबोसोम कौन सा है, 70S। ऐसे तो उसके अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका जो है 80S जो है राइबोसोम्स होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो सकता है कि पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम है, तो 70S है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या उसके अंदर मटेरियल एग्जिस्ट है, डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, फिजन के थ्रू, फिशन होता है उनके बीच, उसके थ्रू जो है वो फिजन, मतलब कि 1 से 2, 2 से फिजन, जैसे बाइनरी फिजन होता है 1 से 2 बनना। फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रेजेंस, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो दे कॉल्ड एज पावर हाउस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं, बट आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब आती है बात प्लास्टिड की। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही प्लास्टिड दिया है, वो इसलिए दिया है कि इन दोनों मटेरियल के अंदर अपना अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम प्लास्टिड भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। These are found in all plants। आपको बोला प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। और हमने कुछ यूग्लिनॉइड भी पढ़े थे, प्रोटिस्ट, मैंने बताया था ये प्रोटिस्ट आपने पढ़े थे, यूग्लिना वगैरह, पैरामीशियम, उनके अंदर जो है भी आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। कहा था कि जब वो डे टाइम में सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं और जब डे लाइट नहीं होती तो वो हेटेरोट्रॉप्स बन जाते हैं, ऐसे वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो प्लास्टिड किस किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में, और एक्सेप्शन है एक यूग्लिनॉइड है, ये प्लांट नहीं है, एक प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट यानी एनिमल लाइक, एनिमल लाइक फीचर भी देता है और प्लांट लाइक भी देता है। लार्ज साइज है, इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप है, कंटेन सम पिगमेंट, और पिगमेंट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है जो हरे रंग का है, पिगमेंट होगा तो क्लोरोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो आपका जो है वो रंग बिरंगा होगा। ल्यूकोप्लास्ट वो होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता, ये आपके बताए गए हैं, देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये आपके क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका कोई कलर नहीं है उसमें। अब इसमें जो है ये अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट जो है, जो प्रोटीन की स्टोरेज करता है, प्रोटीनोप्लास्ट। अमाइलेज, अमाइलेज शुगर की डाइजेशन करता है, आपको पता है आपके मुंह में सलाइवा है और मुंह में आपके कार्बोहाइड्रेट, शुगर की, स्टार्च की डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो ये अमाइलेज मतलब यहाँ पे आपकी स्टार्च को स्टोर करने का काम जो है वो अमाइलोप्लास्ट है। इसकी स्लाइड में आगे हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, अमाइलोप्लास्ट क्या है, किसकी स्टोरेज करता है, बहुत बार क्वेश्चन बनाया गया है। अमाइलोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड मतलब जो कलर देते हैं। दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, सनलाइट को ट्रैप करते हैं तभी आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। कैरोटीन आपको पता है कलरफुल पिगमेंट, जैसे आपकी गाजर वगैरह का जो है ज़ैंथोफिल्स, यानी जो येलो कलर जो है वो आता है तो आपका ज़ैंथोफिल है। दिस गिव्स अ येलो ऑरेंज, यहाँ पे लिखा भी है येलो, ऑरेंज और रेड कलर, जिसमें क्रोमो आपको जो भी पिगमेंट आपका प्रेजेंट वो आपका क्रोमोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है आपका कलरलेस प्लास्टिड है, वेरियस शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट, ये भी न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है और ये कलरलेस है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, क्रोमोप्लास्ट जो बहुत सारे कलर्स में है, और इसके कलर किसकी पास वजह से, कैरोटीन, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की वजह से। अमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, फॉर एग्जांपल पोटैटो, आपके पोटैटो में शुगर होती है, स्टार्च होता है, तो उसमें कौन सा आपका प्लास्टिक प्रेजेंट,
आपका क्लोरोप्लास्टिड है अमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो है स्टोर ऑयल एंड फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट जो है आपका प्रोटीन को स्टोर कर रहा है। देखिए ये प्रोटीनोप्लास्ट भी लिख दिया इनको, एल्यूरोप्लास्ट भी। एल्यूरोनिक लेयर यानी एल्यूरोनिक लेयर होती है उसको प्रोटीन लेयर कहते हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ये जो है प्रोटीन की स्टोरेज। ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन प्रोटीन की स्टोरेज के लिए। और जो है ये आपका बाकी जो है ये ग्रीन पिगमेंट है और ये ये जो है बहुत सारी कलरफुल पिगमेंट में प्रेजेंट है। किसकी वजह से? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स की वजह से। क्लोरोप्लास्ट, दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, बाकी जितनी ऑर्गेनेलिज बची सिंगल मेम्ब्रेन है। एक ऑर्गेनेल राइबोसोम है विदाउट मेम्ब्रेन है। These are double membrane bound organelles है, mainly found in mesophyll cells of the leaves। mesophyll cell है यानी आपके सेल में वो mesophyll layer होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। lens shaped oval spherical discoid ribbon like। हमने जो है पहली क्लासेस लगाई थी माइक्रोनिज्म की, उसमें पढ़ाया था कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल शेप भी हो सकता है, ओवल भी होता है, स्फेरिकल रिबन लाइक। स्पाइरोगैरा नाम का एक ऐसा हमने पढ़ा था, उसके बीच जो वो रिबन लाइक ऐसे ऐसे प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट उसका, है ना। ये देयर नंबर वेरीज फ्रॉम, एक नंबर क्लैमिडोमोनास पढ़ा था हमने, क्लैमिडोमोनास और वोल्वॉक्स पर है। क्लैमिडोमोनास है ना, क्लैमिडोमोनास में जो है ऐसे ऐसे कुछ था क्लैमिडोमोनास, है ना, कहता है ग्रीन एल्गा है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे टेल सी बनाई दी थी, है ना। कहता है उसमें ना 1 क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन एल्गा, और इसकी जो है मेसोफिल सेल में 20 to 40 पर सेल, एक सेल में 20 to 40 नंबर्स ऑफ जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। सेल क्लोरोप्लास्ट के सेल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड के अंदर होता क्या है, ये देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है। ग्रैनम क्या है? जो आपका एक दूसरे को जो है ये लिंक करें। थैलाकॉइड है, ऐसे जो है ये ऐसे स्टैक बने होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज थैलाकॉइड। स्ट्रोमा जो है बीच की लेयर को जो आपस में स्ट्रोमा लैमिला जो जोड़ रहा है, और इसके पूरे स्टैक को हम थैलाकॉइड है, और ऐसे हम इसको ग्रैनम कहते हैं। एक ग्रैनम हुआ और थैलाकॉइड। इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल है, लेस परमिएबल है, इतनी जल्दी कोई चीज अंदर जाती नहीं है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। यानी इस थैलाकॉइड को छोड़ के, थैलाकॉइड को छोड़ के जो अंदर की जगह है ना, इसको स्ट्रोमा बोला गया है। इट कंटेन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज, और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक्स हैं, उनको हम थैलाकॉइड बोलते हैं। जो इसके अंदर है थैलाकॉइड, और बाहर की जगह को हम जो है स्ट्रोमा कहते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इनक्लोजेस स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन्स, और इसके बीच के अंदर की लेयर को उन्होंने ल्यूमन, ये जो है इसको ल्यूमन बोला गया है अंदर को। क्लोरोफॉल पिगमेंट प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड, और इन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में होता है, वो थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। यानी थैलाकॉइड में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। क्लोरोफिल आपका जो है सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी सनलाइट इनके अंदर ट्रैप होती है क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकॉइड्स के अंदर। थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड ग्राना और इंटेग्रल थैलाकॉइड। यानी ये स्ट्रोमा जो बीच की खाली, ये स्ट्रोमा है बीच की खाली जगह, ये थैलाकॉइड है। ग्रैनम पूरे स्टैक को ये ग्रैनम, यानी पूरा जो स्टैक बना हुआ है ये इकट्ठा, इसको पूरे हम ग्रैनम बोलते हैं, और सिंगल को हम थैलाकॉइड बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड ल्यूमेन है। थैलाकॉइड ल्यूमेन मींस बीच की जगह, जो ये बीच की जगह को होगी ये थैलाकॉइड ल्यूमेन होगी, और इसको पूरे को ग्रैनम है, और सिंगल को थैलाकॉइड बोलते हैं। Thylakoids are generally called grana. These are flat membranous tubules called the stroma lamella connecting the thylakoid different grana. Stroma contains small double-stranded circular DNA है। जो स्ट्रोमा है, जो खाली जगह है, उसमें कहता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। द राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन द साइटोप्लाज्म। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी 70s राइबोसोम है, और बाहर जो साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोटिक सेल है तो बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसमें 80s है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s है। जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था अभी हमने, उसके अंदर भी 70s है। दोनों के अंदर 70s है और बाहर जो है 80s है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन, राइबोसोम अभी मैंने आपको बताया
नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड की फुल फॉर्म है आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यही एक आप याद रखेंगे कि राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेनस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसके ऊपर। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज्म है सारी सिंगल लेयर या सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि कौन सी मेम्ब्रेन जो जिसके ऊपर नॉन मेम्ब्रेनस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के पास 60 और 40 है और टुगेदर दे फॉर्म ATS। देखिए उसके पास स्मॉल सब यूनिट्स 40S, लार्जर सब यूनिट स्मॉल वाला ये, 60 वाला लार्जर, जब आपस में मिलते हैं तो ये बन जाता है आपका ATS, क्योंकि आधा हिस्सा इसके अंदर, जो ये वाला हिस्सा जो है इसका इसके अंदर यहाँ पे चला गया है, इसीलिए इसको जो है ATS बोला गया है। साइटोस्केलेटन, व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन होता है, स्केलेटन है यानी कोई ढांचा है, जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन है, क्या देता है हमें? शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, सपोर्ट देता है। साइटोस्केलेटन यानी सेल का स्केलेटन, सेल को कोई ढांचा दे रहा है, वो किससे बना हुआ है? तो हमने ये आपने माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमने स्लाइड में मैंने आपको बताए थे उनकी बात कर रहा है। ये क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर, ये देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है ना, और ये बीच में जो है आपका स्केलेटन है, ये सेल को पूरी सपोर्ट दे रहा है। बाकी ऑर्गेनेलिज भी बनाई हुई है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके बीच सेल को एक शेप दे रहा है, वरना सेल तो पीछे नहीं जाएगा, तो एक शेप दे रहा है उसको। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, इसका ये काम है। और इसके अंदर क्या है? एक्टिन फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और ये आपका ये साइटोस्केलेटन का बताया गया ये कैसे है फिल्म माइक्रोफिलामेंट्स। ये देखिए दो अंदर के हैं और बाहर की तरफ जो है ये दो बाहर के हैं, ये भी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सीलिया एंड फ्लैजुला, सीलिया एंड फ्लैजुला, दे आर हियर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Cilia, small structure which grows like oars, causes the movement of cells surrounding the fluid. Flagella, longer, responsible for cell movement. Flagella of prokaryotes and eukaryote are structurally different. दोनों का flagella कहता है different है। प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला में आपने पढ़ा था, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट है। यूकैरियोट्स का जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ट्रांजिशन फाइबर है, एक्सोनीम, इसको उन्होंने एक्सोनीम, एक्सोनीम क्या बोला है? ये भी वाला भी एक बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया था, किसकी अरेंजमेंट क्या है? 9+2 की अरेंजमेंट होती है। 9 कैसे है? देखिए इसके अंदर जो है वो फ्लैजेला की क्या है कंसंट्रेशन, क्या क्या फॉर्मेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अंदर जो है 9+2 की अरेंजमेंट है उनके पास। सीलियम एंड फ्लैजेलम आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सीलिया और फ्लैजेलम है वो जो है अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। देयर कोर, कोर मींस सेंटर पार्ट, वो जो है आपका एक्सोनीम कहलाता है, सेंटर पार्ट, कोर पार्ट। हैज एंड मैनी माइक्रोट्यूब्यूल, उसके अंदर जो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल है रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, यानी लॉन्ग एक्सिस मतलब कि ऐसे है ना, तो लॉन्ग एक्सिस की तरफ रन है। जब आप इसका बीच से सेक्शन काटते हैं तो ये गोल वो दिखाया गया है कि वो कैसे एक्सिस में जो है। एक्सोनीम हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब। पेरिफेरल यानी पेरिफेरी पे हैं, यानी साइड पे हैं, तो ये 9 पेयर्स हैं, 9 जोड़े हैं। ये देखो पेयर में 1 and 2, 1 and 2 जोड़े में है। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स रेंडली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्स हैं और डबल है ना। और अंदर क्या है? 1 पेयर ऑफ सेंट्रल, 1 पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, यानी पेयर है, एक ये एक पेयर है। तो कितना? 9+2 की अरेंजमेंट बोलते हैं, 9+2 की। इसके माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट क्या है आपकी? सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर जो है 9+2 की अरेंजमेंट है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में पूछने। The central tubules are connected by the bridges and enclosed by a central